अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स को देखा था, जिसमें एक मेथड नेक्स्ट था, एक प्रीवियस था, इसके अलावा गेटर के मेथड थे और अपडेट के मेथड थे। आज हम कुछ और मेथड को डिस्कस करेंगे। आया कि हम रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर एक नई रो ऐड कर सकते हैं रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर, और इसके पीछे जो डेटाबेस है आया कि वो वाली रो उधर डेटाबेस में भी अपडेट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका जवाब ये है कि वाकई हम अपडेट कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड को डिस्कस करते हैं। पहला मेथड है मूव टू इंसर्ट रो। इस मेथड का काम ये है कि जो हमने एक नई रो अपने रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करनी है, जो पीछे डेटाबेस में नहीं है लेकिन हम अपने ऑब्जेक्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो ये वाला मेथड कर्सर को उस पॉइंट पे ले जाता है जिसको हम इंसर्ट रो कहते हैं। तो ये पॉइंटर को कर्सर को इंसर्ट रो पे ले जाता है। इसकी वर्डिंग पढ़ते हैं। एन अपडेटेबल रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट हैज ए स्पेशल रो एसोसिएट विद इट इंसर्ट रो। जो भी अपडेटेबल रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ एक एसोसिएटेड रो होती है जिसको हम इंसर्ट रो कहते हैं। इंसर्ट रो क्या है? हमारे पास एक बफर, मेमोरी के अंदर एक बफर हो सकता है, वेयर ए न्यू रो मे बी कंस्ट्रक्टेड बाय कॉलिंग अपडेटर मेथड, जहां पे एक नई रो को हम अपडेटर मेथड को कॉल करके इंसर्ट कर सकते हैं। डज नॉट इंसर्ट द रो इनटू अ रिजल्ट सेट और इनटू अ डेटाबेस। ये जो अपडेटर मेथड को हमने कॉल करके एक नई रो या डाटा इंसर्ट किया है, ये जो है डेटाबेस के अंदर या रिजल्ट सेट के अंदर वहां पे रो को इंसर्ट नहीं करता। ये कहाँ पे इंसर्ट करता है? ये हमारी जो मेमोरी होती है वहाँ पे डेटा को इंसर्ट करता है। मिसाल के तौर पे हमारा कर्सर जो है इनिशियली जो है वो पहली रो पे पोजीशन है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। ये हमारे पास पहली रो है, इस पोजीशन पे है हमारा कर्सर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जब हम मूव टू इंसर्ट रो मेथड को कॉल करेंगे तो ये हमारा कर्सर पहली रो से मूव करके जो हमारे पास नई इंसर्ट रो है वहाँ पे चला जाएगा। ये इंसर्ट रो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है, इसका हिस्सा नहीं है। ये एक मेमोरी के अंदर एक अलग हिस्सा है, एक अलग रो है। तो ये हमारा पॉइंटर जो है उस साइड पे चला जाएगा जब हम इस मेथड को कॉल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पढ़ते हैं इंसर्ट रो मेथड को। ये क्या काम करता है? इंसर्ट्स द कंटेंट ऑफ द करंट रो इनटू दिस रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट एंड इनटू डेटाबेस 2। पीछे हमने देखा था कि हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया था इस रो पे, इसको इंसर्ट रो कहते हैं। जब हम इंसर्ट मेथड को कॉल करेंगे, इंसर्ट रो मेथड को कॉल करेंगे थे, तो इंसर्ट रो में या मेमोरी में जो डाटा होगा वो हमारे ऑब्जेक्ट में, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में सेव हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो अंडरलाइंग डेटाबेस है उसमें भी ये सेव हो जाएगा। और इसके साथ क्या होगा? मूव्स द कर्सर बैक टू द पोजीशन वेयर इट वाज बिफोर कॉलिंग मूव इंसर्ट रो। जहां पे कर्सर मूव टू इंसर्ट रो मेथड को कॉल करने से पहले जिस पोजीशन पे था, तो इंसर्ट रो मेथड कॉल करने के बाद वो वापस फिर उसी पोजीशन पे चला जाएगा जो कि इस पिक्चर से शो हो रहा है। डाटा को रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट करने का हम एक कोडिंग की एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिकल करके इसको चेक करते हैं। देख, ये कोड पहले से लिखा हुआ है, मैंने काफ़ी एग्जांपल में इसको यूज़ किया है। तो इसमें हमने पहले पैकेज को इंपोर्ट किया, उसके बाद एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर एक मेन मेथड बनाया, मेन मेथड के अंदर ट्राई और कैच ब्लॉक बनाया। ट्राई और कैच ब्लॉक इसलिए ऐड किए हैं कि जब भी हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से आईओएस करते हैं या डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं तो चेक्ड एक्सेप्शन जो है वो थ्रो होती है, तो उससे बचने के लिए हम ट्राई और कैच ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर ड्राइवर को लोड किया, उसके बाद कनेक्शन यूआरएल को डिफाइन किया, उसके बाद कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद क्वेरी राइट की, क्वेरी राइट करने के बाद फिर मैंने एक स्टेटमेंट बनाई। स्टेटमेंट बनाने के बाद फिर मैंने उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया। एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट RS हासिल हो गया। अब हमने जो अभी स्लाइड्स के अंदर मेथड देखे हैं उनको हम फिर RS ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करेंगे और RS ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा को इंसर्ट करके चेक करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रोसेस है। हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया रिजल्ट सेट का, अब हमने उसके साथ प्रोसेसिंग करनी है। मूविंग कर्सर टू इंसर्ट रो। हमने पीछे एक इंसर्ट रो देखी थी जो कि रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट से अलग ही एक रो है, उसकी तरफ कर्सर को लेके जाते हैं। तो उसकी तरफ कर्सर को ले जाने के लिए हमारे मेथड था मूव टू इंसर्ट रो। ये वाला मेथड ऑब्जेक्ट कॉल करता है कर्सर को इंसर्ट रो की तरफ ले जाने के लिए। अब हमारा कर्सर इंसर्ट रो पे आ गया है। अब हमने इंसर्ट रो के अंदर डाटा अपना अपडेट करना है या डालना है, ऐड करना है। अपडेटिंग वैल्यूज इन इंसर्ट रो। इसके लिए हम रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके इसकी मदद से अपडेट स्ट्रिंग मेथड इसको कॉल करते हैं। इसके दो पैरामीटर होंगे, एक कॉलम का नाम और दूसरा उसकी वैल्यू जो हमने वहाँ पे अपडेट करनी है। यहाँ पे हम जो हमारा डेटाबेस है उसकी टेबल है पर्सन, उसमें कॉलम है नेम का, इस कॉलम को हम एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पे जो हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो है मिस्टर चू। इसके बाद इसी तरह एक दूसरे कॉलम को जो एड्रेस है उसको एक्सेस किया है और उसकी जगह वैल्यू ऐड किया है शंघाई। नेक्स्ट फोन नंबर जो हमारे पास तीसरा फील्ड है, तीसरी फील्ड है टेबल के अंदर, उसको एक्सेस किया है और उसके अंदर वैल्यू ऐड किया है 01011211। इसके बाद ये जो हमने चीज़ें अपडेट की है ये सिर्फ इंसर्ट रो के अंदर अपडेट किया। अब हमने इसके अंदर रिजल्ट रो के अंदर जो डाटा इंसर्ट किया है अब हमने इसको रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करना है और डेटाबेस के अंदर भी सेव करना है। तो उसके लिए हम एक मेथड को कॉल करते हैं जो है इंसर्ट रो मेथड। इंसर्ट रो मेथड की मदद से हमारा डाटा जो है
वो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो जाएगा और उसके साथ साथ हमारा अंडरलाइंग जो डेटाबेस है उसमें सेव हो जाएगा। तो ये हमारा कोडिंग एग्जांपल हो गई। इसको हम अब एग्जीक्यूट और रन करके देखते हैं। ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर अपने जो फाइल है उसको हम पहले कंपाइल करते हैं। उसके लिए हम जावा की कमांड जावा सी लिखते हैं। इसके बाद फाइल का नाम लिखते हैं। हमारे केस में फाइल का नाम रिजल्ट सेट इनजल्ट डॉट जावा है। इंट प्रेस करते हैं। ये फाइल हमारी कंपाइल हो रही है, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गई। इसके बाद अब हम अपनी क्लास को एक्सेस करके उसके अंदर जो रिजल्ट है वो स्टोर कराते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा दूं। डेटाबेस के अंदर इस वक्त 6 रिकॉर्ड हैं। अभी हम जो ऐड करेंगे तो वो 7वां रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। इंटर प्रेस, तो ये हमारा सक्सेसफुली कोड रन हो गया है। अब हम डेटाबेस में चेक करते हैं कि वहाँ पे रो इंसर्ट हुई है कि नहीं हुई। इसके लिए हम फाइल में जाके अपने डेटाबेस को रिपेयर करते हैं, फिर इसको ओपन करते हैं। ओपन करके हम देख सकते हैं कि एक 7वीं रो इसमें ऐड हो गया और सारे कॉलम जो है अपडेट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अभी एक दो मेथड रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के हवाले से रहते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 2 मेथड है, एक लास्ट है और एक फर्स्ट है। लास्ट मेथड कर्सर को रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के मतलब टेबल के आखिरी रो पे लेके जाता है और फर्स्ट मेथड जो है रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट की पहली रो पे लेके जाता है। मूव्स द कर्सर टू द लास्ट एंड फर्स्ट रो ऑफ रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली। थ्रोज एक्सेप्शन इफ रिजल्ट सेट टाइप इज थ्रो फॉरवर्ड ओनली। अगर हमारे पास जो रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ डिफॉल्ट रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट है, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में ये फॉरवर्ड हो सकता है, तो तब ये एसक्यूएल की एक्सेप्शन थ्रो करेगा। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास गेट रो। ये मेथड क्या काम करता है? रिटर्न्स द करंट रो नंबर। इस वक्त जो हमारा कर्सर जिस रो पे होगा ये उस रो का नंबर रिटर्न करता है। द फर्स्ट रो हैज इंडेक्स 1 एंड सो ऑन। नेक्स्ट का 2 होगा, इसी तरह अगली का 3 होगा। तो अगर पहली रो पे है हमारा कर्सर तो हमें जो गेट रो मेथड रिटर्न करेगा वो वैल्यू 1 होगी। आखिरी मेथड है हमारे पास डिलीट रो। ये क्या काम करता है? डिलीट्स द करंट रो फ्रॉम दिस रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम द अंडरलाइंग डेटाबेस। ये रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट से और अंडरलाइंग डेटाबेस दोनों से जिस पे हमारा कर्सर होगा उस रो को डिलीट कर देता है। थ्रोज एक्सेप्शन इफ द कर्सर इज ऑन द इंसल्ट रो। अगर हमारा कर्सर रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अलावा इंसल्ट रो पे है तो उस वक्त ये एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। नेक्स्ट कोड एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं। ये सेम वही पहले वाली कोड एग्जांपल है, इसमें सिर्फ जो प्रोसेस है हमारा उसको चेंज किया है। रिजल्ट सेट को ऑब्जेक्ट और गेट करने के बाद हम रिजल्ट सेट में कर्सर को आखिरी रो पे लेके जाते हैं। उसके लिए लास्ट मेथड को कॉल करते हैं। रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के जरिए लास्ट मेथड को कॉल करते हैं। ये कर्सर को आखिरी रो पे लेके जाता है। अब हम आगे गेट रो मेथड को इस्तेमाल करके जो आखिरी रो है उसका नंबर गेट करते हैं कि उसका नंबर क्या है, और उसको एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल और नम में स्टोर कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास रो का नंबर आ जाएगा और उस रो के नंबर को हम प्रिंट करा लेते हैं और उसके साथ स्ट्रिंग भी प्रिंट करा लेते हैं। स्टेटमेंट करंट रो नंबर इज इक्वल टू और नम। डिलीट लास्ट रो फ्रॉम रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट बिकॉज प्रीवियसली वी हैव कॉल्ड लास्ट मेथड। इधर हमने लास्ट मेथड को कॉल किया है, तो अब हम डिलीट मेथड को कॉल करके हमारा कर्सर जो कि लास्ट रो पे होगा उसको अब हम डिलीट करते हैं। और एस डॉट डिलीट रो। तो ये रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट डिलीट मेथड को कॉल करके हमारी जो आखिरी रो होगी उसको डिलीट कर देगा। अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहले कंपाइलिंग की कमांड लिखते हैं जावा सी, उसके बाद फाइल का नाम, इसको कंपाइल करते हैं, इसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने से पहले मैं एक दफ़ा डेटाबेस में देख लूँ कि हमारे पास आखिरी रो कौन सी है। हमारे पास आखिरी रो है मिस्टर चू वाली, इसको हमने डिलीट करना है। तो अब इस मेथड को इस कमांड को एग्जीक्यूट कराते हैं। ये हमें बता रहा है कि जो करंट रो नंबर था वो रो नंबर 7 है। हम जिस रो को डिलीट कर रहे हैं वो रो नंबर 7 है। तो हम डेटाबेस में चेक करते हैं कि उधर से डिलीट हुई है कि नहीं हुई। इसके लिए हम अपने डेटाबेस को रिपेयर करते हैं, टेबल को ओपन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी आखिरी रो जो 7 नंबर पे थे वो डिलीट हो गई है। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के मेथड गेट रो को और इसके साथ दूसरे मेथड को सीखा है और उनका प्रैक्टिकल करना सीखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।